नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल गौतम ऑन थ्राइव टॉक विद पारुल। आज हमारे साथ हैं श्री अंकित गोयल जी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आज शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार पारुल जी, मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करना चाहूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी को नमन किया है और अब हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया पारुल जी, आप बताइए। आपको आज यहाँ पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शायद पिछले 10 साल से जानता हूँ, जब आप एज अ लाइफ कोच और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट के तरह आप काम किया करते थे, और तब हम कहीं मिले और उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ रही है। बाकी इस जर्नी के बारे में, या जिस तरह ये जर्नी हमारी आगे बढ़ी है, उसके बारे में मैं ये बहुत कहना चाहूँगा कि आप विद द टाइम बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। और मैं आपको और आपके दूसरे चैनल को भी काफ़ी फॉलो करता हूँ, जिसमें आप बच्चों को काफ़ी अच्छी लाइफ कोचिंग भी देते हैं, और थ्रू द नॉलेज ऑफ योर न्यूमरोलॉजी और आपका जो अंक ज्योतिष का स्फीयर है, उसमें आपकी बहुत अच्छी महारत है। थैंक यू सो मच अंकित जी। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, काफी आपने वास्तु क्लाइंट्स देखे हैं। तो बेसिक से अगर स्टार्ट करें, तो वास्तु पुरुष में हमने 45 देवता को ही क्यों रखा है? ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा समय में पीछे जाना पड़ेगा, और एक माइथोलॉजी का एक चैप्टर है, जिसके अंदर कि इसका पूरा वर्णन दिया गया है। ठीक है, वो विश्वकर्मा प्रकाश में भी है, मयंतम में भी है। तो उसके अंदर एक बार क्या होता है, शिव जी का एक असुर के साथ मल्लयुद्ध हो रहा होता है, और उनके पसीने और उनके शरीर की कुछ बूंदों से एक असुर का जन्म होता है, या एक आइडेंटिटी का जन्म होता है। हम उसको एक आइडेंटिटी लेते हैं, क्योंकि वो एक असुर और एक शिव जी, इनके दोनों के पसीने की बूंदों से मिलके बना होता है। अब क्या होता है, वो बहुत ही एक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि शिव जी की उसमें अंश है, शिव जी की ताकत है। तो उसके चलते वह बहुत ही एक पावरफुल आइडेंटिटी हो जाती है, और वो शिव जी के पास जाता है जी कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो शिव जी उनको एक वरदान देते हैं कि आप जो है, जो तेरा मन करे तू वो खा ले। ठीक है, तो ये बात सुन के वो असुर जो है, या जो वो आइडेंटिटी है, वो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को खाना शुरू कर देता है। अब ये सब देख के देवताओं में भी हाहाकार मच जाता है, और असुरों में भी हाहाकार मच जाता है कि भाई ये है किसकी तरफ, अब इसका हम करें क्या। असुर कहते हैं कि देवता मारेंगे, देवता कहते हैं असुर मारेंगे, और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो है पूरी पृथ्वी को ही खाने की तरफ चल पड़ती है। तो असुर और देवता मिलके भाई ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस आइडेंटिटी को कहते हैं कि भाई देख, तेरी भूख अगर शांत नहीं हो रही, तो तू एक काम कर, तू इस पृथ्वी को खा ले, परंतु अच्छा। जो व्यक्ति तुझे तेरे पूजन के साथ, या तेरी भक्ति के साथ, या पूरा तेरा एक जो तेरा कोर्स है उसको फॉलो करने के बाद तेरे को यदि बिठाता है, तो तू उस भूमि को नहीं खा सकता। अब इसमें 45 देवता कहाँ से आते हैं? तो जो इसका सबसे सेंटर स्थान है, वो होते ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्मा जी ने इस आइडेंटिटी को कहा कि तू औंधे मुंह लेट जा, और वह सबसे पहले ब्रह्मा जी इसकी पेट पे विराजमान हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वह अपने चार देवताओं को, चारों जो मेन दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनमें कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। अब जब वो मेन देवता बैठ गए, वो अपने आगे लोगों को कहते हैं कि भैया अब तुम बैठो। तो हर एक देवता अपने अपने दो एजेंट्स और छोड़ देता है। ठीक है, और अंत में जो आप ये लगाइए असुरविति होती है, या जो सबसे एक्सटीरियर वाला इसका पार्ट होता है, उसमें 32 देवता बैठते हैं। तो जब इनका हम जोड़ करते हैं, 32 जमा 8 जमा 4 जमा 1 ब्रह्मा जी, तो ये 45 बनते हैं। पर
इसके अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट और है। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई है। तो वह ये मानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो है वो ब्रह्मा जी जो है विष्णु जी की नाभि पे विराजमान हो गए, और सबसे ऊपर शिव जी हो गए क्योंकि उनको आकाश तत्व से भी जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से 45 देवता हो जाते हैं, प्लस में हमारे जो है विष्णु और महेश भी हो जाते हैं, तो टोटल 47। 47 आ जाते हैं। अब इसी से आगे हम जब जोड़ते हुए अगर एक और प्रश्न मैं पूछूं, क्या ये 45 देवता वास्तव में ऊर्जाओं का प्रतीक है या उनको नाम के लिए हमने देवता माना है? ओके, इसको मैं ऐसा कहूंगा कि यदि देखो मानो तो गंगा मैया है, नहीं तो एक बहता पानी है। तो हम इसको भी उसी तरह ही समझ सकते हैं कि यदि हम इनको ये मानते हैं कि ये शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं, तो ये एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे लिए ये शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती, वर्क उसके ऊपर भी कर रही होती है, परंतु वहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि वह व्यक्ति चीजों को नोट नहीं कर रहा होता, मानना नहीं चाहता। अब अगर हम प्रतीकात्मक रूप में देखें तो ये 45 जो देवता हैं ये सभी किसी ना किसी ऊर्जा या शक्ति से ही तो जुड़े हुए हैं। अब आप एक बात ये देखिए कि ब्रह्मा जी जो है वो एक सब चीजों के सृजन करता है, या हर एक चीज का बर्थ ब्रह्मा जी है। तो अगर आप ये मानिए कि ब्रह्मा जी को हम एक सिरे से निकाल दे कि ऐसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हाँ जी। ठीक है, उसी तरह अगर हम पंच तत्वों की बात करें जिनसे ये 45 देवता सब जुड़े हुए हैं, तो आप एक बात ये लगाइए, शायद ये हो सकता है कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं इन 45 देवताओं को नहीं मानता, पर वो अग्नि को तो जरूर मानता होगा। बिल्कुल। अगर वो नहीं मानता तो मैं ऐसे व्यक्ति को कहता हूँ भैया गैस स्टोव ऑन कर और उसके ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जा, क्योंकि तू एनर्जीज को तो नहीं मानता है, या तेरे को शायद गर्मी सर्दी वायु आकाश इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है हालांकि प्रतीकात्मक भी हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये सूडो साइंस है, और मेरे जैसे व्यक्ति कहेंगे ये प्योर साइंस है। तो ये सिर्फ देखने का नजरिया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी के घर में किसी जोन संबंधित कोई देवता कमजोर हो जाए तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसके लिए मैं एक ना अलग कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। इसमें मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक असुरविति के बारे में बताया था जिसमें 32 देवता बैठते हैं। इसका एक्चुअल में 4 फेजेस में या 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली होती है ब्रह्माविति, जो सिर्फ ब्रह्म स्थान को सिग्निफाई करती है। उसके बाद हमारी आ जाती है देवविति। देवविति में क्या है, जो मेन 4 हमारे देवता हैं भूधर मित्र ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है मनुष्यविति जिसके अंदर 8 देवता हैं, और बाकी उसके बाद आ जाती है असुरविति जिसके अंदर की 32 देवता है। अब हमने सबसे पहले ये चारों विति समझ ली। अब इनके बाद क्या होता है कि अगर हम ब्रह्मविति की बात करें तो ब्रह्मविति सेंटर पॉइंट है जहां से हर एक चीज का सृजन है। अगर हमारा इसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत मेजर डिफेक्ट आता है। वहीं जो है यदि हम असुरविति की तरफ जाते हैं तो वो आपका आप ये लगाइए, मान लीजिए हम जैन देवता की बात करते हैं जो असुरविति में आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति का क्या होगा कि उसके थोड़े से सोशल कनेक्शंस के अंदर एक कमी आ जाएगी, या बहुत ज्यादा लोगों से उसका मिलने का मन नहीं करेगा। बाकी इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, मान लीजिए किसी के साउथ वेस्ट या किसी के नॉर्थ ईस्ट इस तरह के जोन्स में दिक्कत आ जाए तो उनको स्टेबिलिटी रिलेशनशिप या फैमिली डिस्प्यूट्स, अगर किसी कमर्शियल वास्तु की तरफ हम जाते हैं तो फैक्ट्री में कस्टमर्स ना आना या शॉप पे कस्टमर्स ना आना, इस तरह की दिक्कतें बहुत आ सकती हैं। अभी आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करी। अब अगर किसी का घर का दरवाजा साउथ वेस्ट में खुल रहा तो उसका क्या प्रभाव आएगा और उसके लिए क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो घर में नॉर्मल इंसान कर सके, कोई ज्यादा खर्चा ना करके? बिल्कुल, देखिए हमारी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब दिशाओं का हमारे पास उपाय होता है। सिर्फ
एक चीज का उपाय नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि हमारे टॉयलेट आ जाता है। हाँ, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बहुत से लोगों ने कहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग है, या अगर ये एंट्रेंस हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, उसके रिलेशनशिप्स नहीं टिकते, फैमिली में डिवोर्स या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा रिश्तों का या रिलेशनशिप का जोन है। तो यदि हम एक चीज लगाते हैं कि साउथ वेस्ट अगर किसी फैक्ट्री में खराब है, या किसी फैक्ट्री का साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो वहां पे उस फैक्ट्री को स्टेबिलिटी, मतलब कि वहां पे एक लगातार काम का फ्लो या ग्राहकों का फ्लो या स्टेबिलिटी वहां पे किसकी है? मालिक और एक लेबर की। अगर वहां पे इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो या तो उस फैक्ट्री में क्या होगा कि लेबर नहीं टिकेगी, या मालिक का ही आने की। मतलब स्टेबिलिटी इश्यूज रहेंगे। बिल्कुल। वहीं यदि हम घर के वास्तु की तरफ आ जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप का जोन है। मान लीजिए एक मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होना, और सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, एक बाप बेटे के बीच झगड़ा होना, एक भाई भाई के बीच झगड़ा होना, तो ये साउथ वेस्ट की वजह से काफी हद तक आता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें लाखों करोड़ों के उपाय करने हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शायद एक राख के रगड़ने से या एक एक चुटकी राख रखने से भी ठीक हो जाती है। बाकी साउथ वेस्ट का इलाज है, एंट्रेंस को हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा पितृ जोन आता है, उसको हम अगर सेव करते हैं, या उस चीज को हम एक सेफ गार्ड करते हैं या पितृ कृपा लेते हैं, तो हमारा साउथ वेस्ट का जोन अच्छा जा सकता। इसी से रिलेटेड मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था कि जैसे अभी आपने मेंशन करा पितृ कृपा, तो अगर किसी का साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में दोष हो, तो क्या वो ये भी बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष आ रहा है? बिल्कुल। ये अगर हम देखिए, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु। जी, उसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति का घर और उसका जो पत्रिका है, इन दोनों का मिलान किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले तो व्यक्ति की, आप ये लगाइए जिस समय भी उसका जन्म होगा, तो उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी या कुछ ना कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी कि जिससे ये पता चल जाए कि इसके घर में ये दोष है या ये दोष नहीं है। आपको एक मैं बड़ा अच्छा इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी भी पत्री में किसी दिन चेक करना कि आपकी जो लगन पत्रिका हो, उसके अंदर जहां पे शुक्र होगा ना, तो आप उसको एस्ट्रो वास्तु का नक्शा मैं आपको बता भी दूंगा, या आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। उसको आप देखेंगे तो आप घर के उसी कोने में पैसा रखते होंगे, या आपकी तिजोरी उसी कोने में होगी, या आपके वैल्यूएबल्स, मान लीजिए गोल्ड सिल्वर हो सकता है। देखिए, क्योंकि क्या होता है, एक डेली रूटीन का कैश जो है, लेडीज क्या होता है किचन के अंदर आटे के डब्बे में, चीनी के डब्बे में रख देती हैं। पर जो एक क्या होता है, एक गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, जो वैल्यूएबल्स होते हैं, वो शुक्र से दर्शाए जाते हैं, या हीरे मोती रतन, एंडलेस चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको ये देखिएगा कि यदि जहां पे आपका शुक्र बैठा है आपके घर के अंदर, मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं, आप अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहिएगा कि ये चेक करें, और उनका 99% वहां पे जरूर वैल्यूएबल गल्ला या पैसे का स्थान जरूर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज़रूर चेक करके बताइएगा कमेंट में क्या क्या आपके साथ ये चीज़ हुई है। सर, साउथ वेस्ट दिशा को एक जैसे राहु की होती है, तो क्या इसको पैसे वाली दिशा भी कहा जाता है कि आपको पैसा देगी? इस बात में कितना सत्य है? देखिए, आजकल ना हर जगह ये बहुत चल रहा है, राहु 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 राहु, राहु को पकड़ लो, या एक कलयुग के और देवता है हमारे शुक्र देव, कि भैया बस ये मिल जाए, राहु हमारे को एक अच्छी दृष्टि से देख ले और एक देख ले शुक्र, बाकी इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। सिर्फ धन, और धन के पीछे दुनिया बहुत जाती है। साउथ वेस्ट दिशा, यदि हम एस्ट्रो वास्तु के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो साउथ वेस्ट की दिशा हमारे राहु की ही दिशा है, साउथ ईस्ट हमारे शुक्र की है, एंड अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो गुरु, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं
तो अपना चंद्रमा इसी हिसाब से सभी दिशाएं सेट हैं। हाँ, सेंटर को ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। तो आप ये लगाइए, जो साउथ वेस्ट की दिशा है, हालांकि ये रातों रात आपको अमीर जरूर बना सकती है। मैं ये आपसे कहूंगा कि राहु आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी फेम दिला सकता है, पर इसके अंदर एक कमी क्या होती है राहु के अंदर, इसके पास शरीर नहीं है, इसके पास सिर्फ दिमाग है। तो ये एक बार ही तो आपको शिखर पे ले जाएगा, पर उसके बाद यदि आपके एफर्ट्स और उसके हिसाब से आप चीजों को नहीं करते हैं, तो आपका क्या होगा, वो जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं उतनी ऊंचाई से आप उतनी ही तेजी से गिरते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। आपने पीछे नाम सुना होगा आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा। हाँ जी बिल्कुल। सब पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए थे, लोग लाइन लगा के उनसे मिल रहे थे। अब उनके साथ अंत में क्या हुआ, या आप उनको यदि देखते हैं तो आज की डेट में वो कहाँ पे हैं। और आज से 6 महीने 7 महीने पहले या कुंभ मेले के समय पे उनके पास हजारों लोगों की लाइन लगी रहती थी, और उनकी जो भी बातचीत थी, हालांकि मेरे को कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज जरूर दिखती है, उनका सिर्फ राहु की कृपा नहीं थी, उनके ऊपर बुध की भी कृपा थी। क्योंकि बुद्ध की कृपा किस वजह से थी, जो वो ऊटपटांग भी बातें बोल रहे थे या जो भी वो गलत बातें बोल रहे थे, उस सब के अंदर भी क्या हो रहा था, लोग सेंस ढूंढना चाह रहे थे। तो आप ये देखिए कि नॉर्थ के देवता हमारे हो गए बुध, और साउथ वेस्ट के देवता हो गए हमारे राहु। तो इन दोनों का जब उनको कॉम्बो मिला, या उनकी पत्री में जब ये दोनों चीजें आई, तो लोग उनकी बेसिर पैर की बातों को भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं कितना ज्ञानी व्यक्ति है और कितनी ज्यादा इनकी बातों में सेंस है। पर आज की यदि हम डेट देखते हैं, वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। शायद वो पता नहीं अब इस भीड़ में कहीं खो ही गए हैं। तो मैं सिर्फ इसको आखिरी में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि राहु आपको जरूर सोशल मीडिया या ये भ्रम की दुनिया जो है ना, इस पे एक बारी ऊंचा जरूर उठा सकता है, पर वो जो आपको एक परमानेंट, या आप ये कहते हैं कि एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ होती है, वो आपको मेरे हिसाब से वेस्ट वरुण देवता या शनि जी ही दे सकते हैं, शनि महाराज दे सकते हैं, जो कि आपकी एक लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क और मेहनत के बाद आपको स्लो एंड स्टडी हार्ड वर्क बिल्कुल टुवर्ड्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिल्कुल जैसे आजकल अगर हम बात करें रिसेंट टाइम्स में काफी क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सुसाइडल केस आ रहे हैं, बहुत मर्डर केस आ रहे हैं। तो इसका एस्ट्रो वास्तु से क्या रिलेशन है, क्या इसका इफेक्ट है एस्ट्रो वास्तु का इन सब चीजों पे? इन सब चीजों का बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब आप एक बात ये लगाइए कि अभी आपने मेरे से पूछा कि लोग साउथ वेस्ट की दिशा की एंट्री ले लेते हैं और वो राहु की एंट्री है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे से ना कुछ भी इंस्टेंट करा देता है। आप ये लगाइए कि जो ये क्राइम रेट है, बहुत सी बार व्यक्ति जो ये क्राइम कर देता है, या ये जितनी भी हमें खबरें मिलती हैं, ये क्या होता है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट आ जाती है, बिल्कुल। ठीक है। राहु यदि किसी का 2 मिनट को भी डिस्टर्ब होगा ना, वो व्यक्ति एक साधु व्यक्ति से भी एक पापी वाला काम करा देगा ये, या मर्डरर वाली प्रवृत्ति पे उतार सकता है। तो मैं यही कहूंगा, जैसे आज का युग शुक्र और राहु इन दोनों का युग है, तो इसके अंदर क्या है, पैसे की वासना लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हाँ जी। या बगैर कुछ सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। आप डेली बेसिस पे देखेंगे रोड रेज के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, और रोड रेज इस एक्सटेंट तक बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपना आपा ही खो देता है। क्योंकि ये जो हमारा नश्वर शरीर है, मिट्टी का बना हुआ ये जो हमारा शरीर है, इसमें जान ही कितनी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई डिसीजन ले रहा है, तो उसके अंदर एक चीज जरूर करे कि राहु और शुक्र ये तो चलो ठीक है, एक 2 दिन का
किसी भी चीज को करने से पहले, एक डिसीजन को लेने से पहले एक बारी जरूर सोचे। 2 दिन में, क्योंकि हमारे चंद्रमा जो है वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में 2.25 दिन में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। तो उनका जो इफेक्ट है वो अगर किसी नेगेटिव हाउस में बैठ के किसी व्यक्ति को तंग कर रहे हैं और उनका इफेक्ट भी आ रहा है, चाहे एस्ट्रो के थ्रू आ रहा है या जन्म पत्री के या वास्तु के थ्रू आ रहा है, तो वो जो इफेक्ट है वो एकदम कम हो जाएगा। तो मैं हर व्यक्ति को, आपके माध्यम से मैं हर व्यक्ति से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले सिर्फ 2 दिन, अब बहुत सी, इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूँ हाँ जी। क्वेश्चन को, कि देखिए बहुत सी लेडीज क्या होता है कि इम्पल्सिव बाइंग करती है, वो भी राहु की वजह से, राहु और शुक्र के इफेक्ट की वजह से। तो आप सिर्फ एक बार ये कीजिए, आप किसी एक चीज को अपने कार्ट में ऐड कर लीजिए, या आप किसी शोरूम पे जाके कोई चीज देखते हैं, उसको ये कहिए भैया मैं 2 दिन बाद आके लूंगा। सेल्समैन आपके पीछे पड़ा रहेगा कि नहीं जी 2 दिन बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, XYZ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सिर्फ 2 दिन रुकिए। चंद्रमा अपनी जैसे ही पोजीशन चेंज करेगा उसके बाद आपका एक दिमाग का जो फ्लो है, या आपका, बेसिकली मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो मनस है, आपका जो मन है, वो एक कैलकुलेशन कर लेगा कि यार क्या मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि हमारी जन्म पत्री के अंदर 2 ही ग्रह बहुत तेज चलते हैं, एक बुध और एक चंद्रमा, ठीक है। और 2 ही ग्रह हमें इम्पल्सिव बाइंग की तरफ घेरते हैं, वो है राहु और शुक्र। तो जब इनका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, शायद हो सकता है आपको उस हैंडबैग की या कोई भी और डिसीजन की, मैं हैंडबैग से बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं बोलना ये नहीं बहुत चाहता। बढ़िया एग्जाम्पल है हाँ, कि इम्पल्सिव शॉपिंग जो भी हम करते हैं, जो हम अपना स्ट्रेस बस्टर भी कई बार बोल देते हैं कई लोग, तो अगर हम कार्ट में डाल के उनको छोड़ दें और 2 दिन का समय ले लें, तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी अंदर की वो जो इम्पल्सिवनेस थी वो कम हो जाएगी और शायद आपको रियलाइज होगा कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बोल देता हूँ कि चीजों को कार्ट में या क्रेट में डालने से पहले 2 दिन का समय ले ले, क्या पता हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। बिल्कुल। इसी बात से जुड़ते हुए जैसे हम आगे बात करें, जैसे आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसका भी क्या हमारे घर में कोई ऐसा एरिया होता है, कोई डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं या हमें पता नहीं होता? क्योंकि आजकल जैसे इसी के साथ जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम है, नीचे से घर बन रहे हैं, कई लोग वास्तु कंसल्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो उनके क्या इफेक्ट्स रहते हैं? देखो, आज की तारीख में आपका क्वेश्चन था कि डिवोर्सेस या लोगों के बीच में इतना मनमुटाव क्यों बढ़ रहा है, या इनके लिए कौन कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर दिशा देना चाहूंगा हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये लव और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। देखिए, ये कहीं से हैम्पर्ड तो नहीं है, इसके अंदर कोई भी एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी या कोई भी एंटी चीज ना हो रही हो। देखिए, अगर एक मियाँ बीवी है, उनके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा को यदि मैं कहता हूँ, उनके अंदर यदि लव अट्रैक्शन ही नहीं बचेगा तो वो रिश्ता शायद बेबुनियाद हो जाता है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा पहली रिस्पॉन्सिबल हो गई। दूसरा, हम कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी प्लेस पे तो नहीं कर रहे। मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक न्यूली मैरिड कपल था, उनका बेडरूम जो था वो था नॉर्थ ईस्ट की दिशा। और नॉर्थ ईस्ट के अगर हम दिशा को लेते हैं तो वो जुपिटर की दिशा है, और साथ ही साथ वो शिखी देवता की भी दिशा आ जाती है। तो आप एक बात लगाइए, न्यूली मैरिड कपल है और ये जो स्थान है ये सात्विक स्थान कहा जाता है। ये मेडिटेशन, पूजा या इन चीजों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आप एक बात ये लगाइए, न्यूली मैरिड कपल यदि इस डायरेक्शन में रहेगा तो आप ये देखिए ना, उनके बीच में प्यार हो ही नहीं पाएगा। उनका तो रिश्ता एक सात्विक रिश्ता हो जाएगा। और जब उनका एक रिश्ता सात्विक रिश्ता हो जाएगा तो आप एक बात ये लगाइए, वो परिवार को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। फिर तीसरी जो दिशा है
बहुत सी बार क्या होता है, कपल्स में शायद प्यार नहीं होता, पर वो ये कह देते हैं कि यार हमारे बच्चे हैं ना, तो उनकी वजह से हम साथ हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक है। अब आप ये लगाइए कि यदि किसी घर के ब्रह्म स्थान में दोष होगा, और ब्रह्म स्थान जैसे कि आप ये लगाइए सृजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये लगाइए कई बार क्या होता है कि बच्चा आने की वजह से जो कपल्स में एक डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत सी बार दूर हो जाते हैं। तो आप ये लगाइए अगर ब्रह्म स्थान में कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, या आप ये लगाइए वो स्थान उठा हुआ है, या वहां पे गंदा पानी इकट्ठा होता है, या 3600 चीजें हैं जो ब्रह्म, कुछ भी नेगेटिव। हाँ एनीथिंग नेगेटिव, एनीथिंग एंटी जो उस स्थान के हिसाब से एंटी है, अगर वो होगा तो वो चीज का एक पार्ट आ जाएगा। आखिरी में जो आज आपके पॉडकास्ट का विलन बना हुआ है साउथ वेस्ट, उसका भी मैं नाम ले ही देता हूँ, क्योंकि साउथ वेस्ट जैसे कि रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर वहां पे कोई दोष है, जैसे मान लीजिए वह और बिल्डिंग के लेवल से नीचा है, या वहां कोई गड्ढा है, या पानी की कोई एक्टिविटी या फाउंटेन है, तो इन सब चीजों से आप ये लगाइए ये चार दिशाएं इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ये सब जो दिशाएं हैं बहुत इनके छोटे छोटे डिफेक्ट्स मिलके एक बड़ा इफेक्ट जो है वो एक सेपरेशन या डिवोर्स या इन सब चीजों की तरफ बढ़ा देता है। अब जैसे आपने अभी ब्रह्म स्थान की बात करी, तो ब्रह्म स्थान को सबसे पवित्र क्यों माना गया है? मतलब किसी भी बिल्डिंग में, और उसका घर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? देखिए जैसे कि ब्रह्मस्थान है, ये ब्रह्मस्थान डिराइव कहाँ से हुआ? ये ब्रह्मा जी के नाम से डिराइव हुआ, और ब्रह्मा जी को ये कहा जाता है इस यूनिवर्स की प्योरेस्ट एनर्जी। अगर कोई देवताओं में सिर्फ सफेद वस्त्र धारण करता है तो वो ब्रह्मा जी है। ठीक है। तो आप ये लगाइए कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, और यही जो एनर्जी है ये बाकी पूरे घर के अंदर एक स्पिरिकल फॉर्म में घूमती है, और बाकी सब वितियों को जन्म देती है। अब इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कोट करना चाहूंगा। आप यदि मदुराई जाएंगे तो आप ये देखेंगे वहां पे ना मीनाक्षी टेम्पल है। हाँ जी। अगर आप उसको देखेंगे तो वो पूरा वास्तु ऑस्पिशियस है। आप उसको नक्शे में या मैप में उठा के देखेंगे तो वो एग्जैक्टली हमारे जो 45 देवता वास्तु ग्रिड है उसी की तरह दिखता है। और जो उसका बिल्कुल सेंटर है वहां पे मीनाक्षी टेम्पल है। और आप माने चाहे ना माने, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपका ये पॉडकास्ट देख रहा हो जिनको बेबी रिलेटेड या कंसीव करने में इशू आ रहे हो, तो वो वहां उस मंदिर में जाए और मन्नत मांगे, क्योंकि वो इस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की गई है कि वहां पे ये मन्नत लाखों लोगों की पूरी हुई है, जिनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या जिनको अपने परिवार को बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। और ऐसा एक मैंने और जगह पे भी एग्जाम्पल दिया था। अगर ब्रह्म स्थान में दोष होता है तो क्या होता है कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। ये एक आप गूगल कर सकते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल भी है। आप देखिएगा 1812 के बाद एक वंशावली खत्म हो गई थी। हमारे इंडिया के ही वो बहुत फेमस महाराजा थे, और उनके एक महल के सेंटर में उन्होंने कॉलम बीम दिया। ठीक है। तो मैं ये लोगों को होमवर्क भी देके जा रहा हूँ, आज ये सर्च करें। ठीक है। और उनकी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आई ही नहीं इस धरती पे। काफी डेप्थ वाला ये टॉपिक था, मतलब कि कैसे एक वास्तु दोष पूरी लीनेज को ही खत्म कर सकता है। बिल्कुल। और वही वास्तु में अगर आपका अच्छा है तो आप ये देखिए कि लाखों बच्चों का मीनाक्षी माँ ने कैसे कैसे गिफ्ट कहेंगे इस चीज को पेरेंट्स को। कि पेरेंट्स को गिफ्ट मिला। सर, अभी आपने जैसे बताया कि मीनाक्षी टेम्पल जो है वो वास्तु ऑस्पिशियल जगह है। ऐसे ही क्या ऐसी भी जगह है जहाँ पे वास्तु खराब होने की वजह से कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसे क्रिएट हो गई हो, या ऐसा कोई एग्जांपल अगर आप दे पाएँ? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि भूत प्रेत की बात किए बगैर ना मेरे को लगता है आजकल कोई पॉडकास्ट पूरा ही नहीं होता। ठीक है। तो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये सीखा है, उन्होंने ये एग्जाम्पल मेरे को बताया था
कि उन्होंने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो भानगढ़ का किला है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वहां पे ऐसे क्या वास्तु दोष हैं या वहां पे ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो बदनाम भी है और उसका नाम भी है। कई बार कहते हैं ना कि कोई चीज बदनाम है जिसकी वजह से नाम है, या कोई एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक पब्लिसिटी तो है। तो भानगढ़ के किले के बारे में स्टोरी सबने सुन रखी है, रानी थी, तांत्रिक था, रानी के पास भी सिद्धियां थी, पर्वत उठ के वहां चला गया और तांत्रिक की मृत्यु हो गई और उसने आखिरी में अंत में कहा कि ये प्लेस कभी बसेगा नहीं। ठीक है, ये स्टोरी सबने सुन रखी है, सब जानते हैं, पर इसके पीछे आज हम वास्तु के नजरिए से इस चीज को डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे हैं। हाँ जी। तो आप ये लगाइए कि वहां पे सबसे पहले जो बदनाम होने का या उस सब चीजों का कारण है वो है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये उस जगह की जो एक आबो हवा है या जो वहां पे एक नेगेटिव एंटी एलिमेंट वाली बात हो रही है, तो साउथ वेस्ट जो है उस जगह का नीचा है। तो वहां पे क्या है कि एक पानी के लिए वहां पे गड्ढे बने हुए हैं। आप देखते होंगे कि पुरानी जो हवेलियां थी या पुराने जो स्थान थे वहां पे दो दो तीन तीन मंजिल नीचे एक मैं वर्ड भूल रहा हूँ, वो बेवर कहते थे या क्या कहते थे, तो वो बना हुआ है जहाँ पे नीचे नीचे गलियां निकली हुई हैं और वहां पे स्त्रियां या वो सब स्नान के लिए आते थे। तो अब यहाँ पे दो डिफेक्ट्स तो पहले ही हो गए, एक तो साउथ वेस्ट नीचा हो गया, दूसरा वह है पृथ्वी तत्व है और वहां पे जल की एक्टिविटी हो रही है। तो पृथ्वी में जब जल मिलेगा तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी, या तो कीचड़ वाली या बिल्कुल ढीली। तो वहां पे स्टेबिलिटी की इस वजह से दिक्कत आई। और अगर यदि हम इस चीज को देखते हैं तो वो एरिया वहां से कटा भी हुआ है, जो साउथ वेस्ट का एरिया है तो वो वहां पे कटा भी हुआ है, जिसकी वजह से ये तीन मेजर दोष तो आ ही गए। साथ ही साथ वहां पे एक प्लांटेशन है केवड़े की। केवड़े की। हाँ, तो केवड़ा क्या होता है, आप ये देखते हैं लोग पान मसाले वगैरह या ऐसी नशीली चीजों के अंदर केवड़े का इस्तेमाल होता है, उसकी खुशबू बड़ी तेज होती है। तो जिसकी वजह से एक तो क्या हो गया, साउथ वेस्ट राहु की दिशा हो गई, प्लस में वहां पे एक खुशबू हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक इमेजिनरी इफेक्ट आ गया, या एक वो खुशबू की वजह से लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई, यार एक अच्छी सी खुशबू आ रही है या कोई चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, फिर इसके बाद सिर्फ राहु को हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, साथ ही साथ इसके नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी थोड़ा सा दोष है, जिसकी वजह से एक चंद्रमा वीक होने की वजह से लोगों को एक भ्रम होता है। ठीक है, देखिए कहीं पे भी ऐसी नेगेटिव आइडेंटिटीज होती हैं तो उनके लिए सिर्फ इन दो को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, एक भ्रम और एक वीक मनस। मान लीजिए किसी का, व्यक्ति का मन वीक है, आप ऐसा देखेंगे बहुत से ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन है, तो उनको ऐसी एंटिटीज दिखती भी हैं, ये सब चीजें फील भी होती है। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। ठीक है, भानगढ़ का किला। अब हमने ये तो देख लिया कि ये किस वजह से बदनाम है। अब इसको यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर अलग अलग द्वार भी हैं। अब इसके प्रॉपर ईस्ट में एक हनुमान द्वार है। ठीक है, अब हनुमान द्वार ईस्ट में होने की वजह से ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो जब ये ईस्ट को हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट और ईस्ट आपस में जुड़े हुए हैं, या सोशल एसोसिएशंस को भी कह देते हैं। तो यदि यदि हम ये देखते दो चीजों की वजह से ये बदनाम हो रहा है, पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसको अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर ले लिया, क्योंकि इसका ईस्ट जो हनुमान द्वार है वो खुला हुआ है। और यदि हम पौराणिक कथा के हिसाब से चले तो इसका जो है थोड़ा वेस्ट ऊंचा है और वेस्ट डेवलप्ड है। तो वहां से क्या है, वरुण देवता की एंट्री हो जाती है। तो जब आप ये देखिए, दो
चीजें इसको पुल डाउन कर रही हैं या दो देवता इसको पुल डाउन कर रहे हैं, और दो देवता या दो हमारे प्लैनेट्स इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो बदनाम होने पे भी नाम है। तो ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए मेरे को लगता है शायद सबसे एप्ट रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जो हमारा गुरु ग्रह बताते हैं, उसकी मैंने जो सुना है कि उसकी कृपा जिस घर पे, जिस उस पे पड़ जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है, बहुत आपको हेल्प करता है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले गुरु की कृपा को ये मानते हैं, हर व्यक्ति को गुरु कृपा की ज़रूरत है, और कोई भी व्यक्ति जिसने लाइफ में एक्सेप्शनली अच्छा किया है, तो उसको गुरु कृपा चाहिए ही चाहिए। गुरु हमारा नॉर्थ ईस्ट की दिशा से बताया जाता है, गुरु हमारा पुखराज स्टोन भी है, गुरु हमारे वाहे जी भी हैं, ठीक है? अगर यदि हम अलग एक नॉर्मल बात करें, तो आप ये देखिए कि जो सिखिज़्म है, हाँ जी। वो कहते हैं कि हम एस्ट्रो में नहीं मानते, हम वास्तु में नहीं मानते, परंतु वो गुरु कृपा में मानते हैं, ठीक है? गुरु एक्चुअल में उनके धर्म में जो उनके 10 गुरुजी हैं, उन सब की कृपा है। हमारे अगर हिंदू सनातन में बोले तो हमारा प्लैनेट गुरु प्लैनेट है। अब आप एक बात ये देखिए, जो सिख व्यक्ति है, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी किस वजह से आती है? क्योंकि वो गुरु का काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल, बिल्कुल। ना सेवा करने में पीछे हटते हैं, और किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी मदद चाहिए हो, बिल्कुल, आप ये देखेंगे सिख व्यक्ति या सिखिज्म से जुड़े लोग सबसे पहले मदद करते हैं। ये बहुत से जगह-जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे पानी की सेवा या वहाँ पे लंगर की सेवा, या आप किसी भी सिख व्यक्ति से गुरुद्वारे में यदि मिलेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले बात करने से पहले जी लंगर का भोग लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी उनकी एक चीज़ है, और इससे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है कि एक तो गुरु की कृपा मिल रही है। जब भी वो यदि गुरुद्वारे के अंदर हम एंटर करते हैं, या आप किसी सिख व्यक्ति को देखते हैं, वो अपने हेड को कवर रखते हैं। हाँ जी। तो ये जो हमारा हेड का पोर्शन होता है, ये हो गया राहु। तो आप ये देखिए कि उन्होंने लालच को तो बांध दिया, और गुरु की कृपा को दोनों हाथों से फैला रहे हैं। तो आप ये लगाइए कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम एस्ट्रो में नहीं मानते, हम वास्तु में नहीं मानते। सेम यदि हम दूसरी तरफ जाते हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लेडीज़ जो हैं वो बुर्का पहन के सर को कवर रखती हैं, राहु को कंट्रोल में कर लिया। वहीं जो है जेंट्स जो हैं वो सर के ऊपर टोपी धारण करते हैं, तो उन्होंने भी राहु को शांत कर लिया। साथ ही साथ वो एक पन्ना या बुध को आप ग्रीन कलर कह सकते हैं, आपने भी ग्रीन पहना हुआ है आज, तो वो ग्रीन कलर को या पन्ने को बहुत मानते हैं, या उनके रिलीजन में पैरिडॉट और जो एमराल्ड है, उसका एक अलग महत्व है। मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो एमराल्ड को बहुत इस तरह करते, हालांकि देखो ये कहते हैं हम नहीं मानते, हम पत्री में नहीं मानते, हम वास्तु में नहीं मानते, हाँ जी, हाँ। पर आप इन चीजों की तरफ देखेंगे तो वो ये मानते हैं। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो ये चूज़ कर रहे हैं। अब हमारे हिंदू समाज की तरफ आ जाते हैं, हिंदुइज्म की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे हिंदू में क्या है, लेडीज को सदा ये कहा जाता है कि आप पल्ले से अपना सर ढकिए, बिल्कुल। या हमारे यहाँ पे बहुत सी चीजें कहते हैं कि सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कीजिए। हालांकि आज की तारीख में लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फादर बेटा या माता पिता के साथ लोगों का तनाव बढ़ता जा रहा है, या उनके बीच में बातचीत कम होती जा रही है। तो आप ये लगाइए, ये हर रिलीजन में है, उनका समझाने का तरीका अलग है, परंतु क्या है कि हम हिंदूज थोड़ा सा पीछे इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हम खुद ही अपनी चीजों को समझ नहीं पाए कि एक भाई के साथ यदि हम अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, तो हम अपना मंगल ग्रह वैसे ही ठीक कर लेंगे। हमें कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर कहीं नहीं जाना।
अगर सिर्फ हम अपने भाई के साथ एक प्रेम रखते हैं, हम अपने पिता के सुबह उठते ही चरण स्पर्श कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति का नवम घर और पिता मतलब सूर्य, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। उसके अंदर व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात आई, जैसे क्या है कि अब हमारा जो ससुराल पक्ष है वो राहु है, राहु का ही योग है, ठीक है। देखिए बहुत, मैं ये कहूंगा 20 to 30% केसेस में अब क्या है, लड़कियां मान लीजिए अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाती है, हाँ भाई सेक्रीफाइस है, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल वैसे अब उसके अंदर क्या है कि वो अपनापन नहीं बन पाता, या वो सब चीजें जो हैं एक रिश्ता मान ही नहीं पाते, और उससे पहले ही जो है कि भाई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। तो यदि लड़की को अपना राहु का कंट्रोल में रखना है, क्योंकि राहु को हम बैलेंस में ही ला सकते हैं, वो बहुत ही उत्पाती ग्रह है। मैं राहु के बारे में बोलने में बिल्कुल नहीं डरता कि वो सबसे मिस्चीवियस ग्रह है, कुछ भी करवा सकते। कुछ भी करवा सकता है। अब वो जैसे स्टार्टिंग में बात हो रही थी, वो नीला ड्रम भी हो सकता है, वो कुकर की सीटी भी हो सकती है, वो सीमेंट का बेड भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं जो रीसेंट केसेस अगर हम देखें तो वहां कहीं ना कहीं एस्ट्रो का इफेक्ट होगा, राहु का इफेक्ट होगा। बिल्कुल। देखिए मैं ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे 33% को गवर्न करता ही करता है। उसके बाद हमारा 33% वास्तु आ जाता है, और उसके बाद जो बचा 34% है वो हमारे कर्म, पिछले कर्म, जो रेकी के थ्रू, हम टैरो के थ्रू, इन सब के थ्रू हम देख सकते हैं। तो आप ये लगाइए कि हम राहु की यदि बात करें तो वो हमारे पत्री में भी है, हमारे घर में भी है। तो अगर हम उसको जो प्रत्यक्ष में है, जो हमारे सामने एक रिश्ता है, यदि हम उसी से बना के रख लें तो हम राहु को वैसे ही कंट्रोल में कर लेंगे। और देखो भाई, बोलना नहीं चाहिए, अगर लड़की के घर वाले खुश रखोगे तो लड़की तो वैसे ही खुश हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसी से ही बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें जो आजकल रीसेंट केसेस आ रहे हैं उसमें ही अगर हम बात करें, जैसे आजकल आपने बोला कि पैसे का जमाना है, जहाँ हम अगर नीले ड्रम और इन सब की बातें कर रहे हैं वहां पे ही सर डॉरी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और वहां पे ये डॉरी केस क्या है, ये भी एक लालच की प्रकाष्ठा ही है जिसकी वजह से इंसान की जान जा रही है। दूसरी जगह पे अगर हम बात करें, जो आपने बताया कि राहु का कुछ इफेक्ट आया जिसकी वजह से वो चीजें हो रही है, तो ये जो राहु का इफेक्ट है जो डाउरी केस रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें कैसे हम उसको ये कैसे इफेक्ट कर पाएगा? क्या वो मनोस्थिति होती है, विचारधारा होती है, या कोई इसमें हम बोल सकते हैं वास्तु इफेक्ट या एस्ट्रो का भी कुछ योगदान होगा? ठीक है, देखिए इसके अंदर हर एक चीज का थोड़ा 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 इनपुट है, ठीक है। देखिए ये एक सामाजिक कुरीति है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज धन का लेन देन है, शुक्र आ गया, ठीक है। लालच है, राहु आ गया, ठीक है। अब आप एक बात ये लगाइए, फिर अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझते हैं तो ये अष्टम भाव जो है, हमारा 8वां घर जो है, ये ससुराल पक्ष के और इन सब चीजों के बारे में भी बताता है। जैसे आप ये लगाइए कि मेरा लगन भाव और मेरा कुटुंब दूसरा भाव, तो ऐसे ही जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो 7वां भाव, और 7वें से अगला 8वां भाव तो मेरे इन लॉस का भाव। तो आप ये लगाइए, यदि व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो अष्टम भाव, इसमें जरूर पीड़ा होगी, हो सकता है इसमें राहु बैठा हो। हालांकि कुछ प्लेसमेंट्स में सिर्फ हम राहु को ही इसमें बदनाम नहीं कर सकते, बहुत सी और भी चीजें आती हैं। पर हाँ, एक लालच का यदि तड़का हम लगाते हैं अष्टम भाव में, और साथ में यदि कोई और नीच ग्रह बैठ जाए या कोई और ऐसा ग्रह बैठ जाए जो इसको, राहु को नेगेटिव की तरफ चल लेके जाए, या शनि को यदि हम यहाँ पे अष्टम भाव में बिठा देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत अधिक रुझान होता है। आप ये देखिए, जिसके 8वें घर के अंदर शनि और राहु ये दोनों बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को धन का लालच होगा, और वो भी इन दी फॉर्म ऑफ डॉरी, ठीक है।
दूसरा, यदि हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति का साउथ ईस्ट की दिशा एक्सटेंडेड होगी, मान लीजिए उसकी एंट्री वहां से है या घर का थोड़ा सा हिस्सा वहां पे इंक्रीज हो रहा है, कि मान लीजिए हमारा बार ग्राफ के थ्रू यदि हम उसको चेक करते हैं और वो एरिया बड़ा आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शुक्र से धन फेवर चाहेगा। ओके। शुक्र हो गया आपके घर का स्त्री पक्ष। मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति जो हैं, या तो ये कहेंगे कि भाई मेरी बीवी की जॉब लग जाए, मेरी बीवी की जॉब लग जाए और मैं घर पे बैठ के मजे करूं, वो पैसे कमा के मेरे को दे। या शादी नहीं हुई ऐसे व्यक्ति की, तो वो कहेगा अरे साउथ ईस्ट की जिसकी कोई भी एंटी एक्टिविटी, मैं इसके अंदर अब एक एक एक्टिविटी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, अग्नि की दिशा है, मान लीजिए वहां पे जल का कोई स्रोत है या पानी की टंकी है, दोष आ गया। वास्तु दोष आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लालसा रहेगी कि उसको घर के स्त्री पक्ष से कोई कमाई मिल जाए। हालांकि वहां पे दोष होने से एक ये दोष तो है ही कि दौरी या इन सब चीजों की मांग कर सकता है व्यक्ति, साथ में स्त्री की जो हेल्थ है उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ राहु नहीं, शुक्र भी, और जो अच्छे बलवान ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं, मान लीजिए जुपिटर है, उसका कोई अच्छा एस्पेक्ट नहीं आ रहा, या D9 के अंदर जो है सातवां घर या लगन पीड़ित है, तो ऐसे जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अंदर मैं शायद ये पॉडकास्ट 4 घंटे तक का भी चल जाए तो भी मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके अंदर हर एक चीज का, आप चाहे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी का तो आपको पता ही है, अगर एस्ट्रो के थ्रू, वास्तु के थ्रू, या आप किसी भी और ऐसी विद्या से समझे, तो ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है। सर जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है? मतलब वो एस्ट्रो रिलेटेड कहेंगे हम, वास्तु रिलेटेड कहेंगे या उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा है? या हमारे यहाँ का जो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट का दोष है, तो हम उसको ब्लेम करेंगे। तो इस पे आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये तो देखो, ऐसा नहीं है कि किसी की पत्री फॉल्टी है, किसी घर में फॉल्ट है। ये सबसे पहले तो देखो उस व्यक्ति के चाल चरित्र में ही ये डिफेक्ट है जो इस चीज की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कहें, तो किसी व्यक्ति का यदि पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, ठीक है, ये पीड़ित है, साथ में लगन पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का चाल चरित्र वीक होगा ही होगा। साथ के साथ गुरु पीड़ित है, ठीक है, शुक्र राहु का पत्री में कॉम्बिनेशन बन रहा है। इनफैक्ट अगर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन गलत भाव में यदि बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन तक भी बन सकता है, क्योंकि उनकी पत्री में राहु और शुक्र इनका योग था। तो आप ये लगाइए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि व्यक्ति रेप की तरफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, बंदा इनफैक्ट पीडोफाइल तक की तरफ या पीडोफाइल होना, इन मतलब इतनी छोटी हरकत की तरफ भी जा सकता। जा सक और वहीं जो है, यदि हम वास्तु के हिसाब से इस चीज को देखें, तो ऐसे व्यक्ति के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो रोदन की दिशा है, ठीक है, या असुर देवता फील्ड आ रहा है, और आप ये लगाइए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन दोनों की वजह से ये दोनों दिशाएं जो हैं ऐसे गलत स्टेप्स या ऐसे रास्तों पे ले जाने के लिए बहुत प्रॉन है। सर जैसे आजकल हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का काफ़ी चलन है, गली-गली में फुटबॉल, क्रिकेट सब चल रहा है। तो आजकल हर बच्चा चाहता है कि क्या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसा चार्ट में वो बच्चा अपने में क्या देखे कि वो आगे परस्यू कर पाए और किसको नहीं करना चाहिए कि वो बस मेहनत करता जाए और उसको वो सक्सेस ना मिले?
देखो, अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो सबसे पहले आई सपोर्ट मेसी। ठीक है, तो अगर किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, अब चार्ट के हिसाब से यदि समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से ये समझना है कि क्या वो एक स्पोर्ट्स में आगे परस्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसका क्या योग है, तो इसके अंदर सबसे पहले व्यक्ति को अपने मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर मंगल जो हमारा ग्रह है या मार्स जो हमारा ग्रह है, वो हमारे को ये बताता है कि तुम्हारे में लड़ने की कितनी क्षमता है। जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी में कहते हैं भाई वो सेनापति है या एक वॉरियर है, कि वो हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर लड़ने की कितनी क्षमता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर लड़ना ही है, चाहे आपको गोल्स के थ्रू लड़ना है, चाहे आपको रन्स के थ्रू लड़ना है, चाहे आपको आर्चरी में किसी निशाने पे चीज को लगाना है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है मंगल। और मंगल अगर किसी व्यक्ति के 5th हाउस में है, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि व्यक्ति को स्पोर्ट्स में आगे वो परस्यू कर सकता है। लगन में हो और भी 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं, वो परस्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आ, ये लगाइए एक और बदनाम ग्रह है, शनि देवता। ठीक है, शनि महाराज, तो उनका एक इफेक्ट बहुत जरूरी है किसी एक व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्समैन बनने में। क्योंकि देखिए, मंगल क्या करेगा, वो एक बारी गोली चलाएगा, ठीक है, पर शनि क्या करेगा, वो तब तक गोली चलाएगा जब तक सामने वाला उसको अपोनेंट हार नहीं जाता या घुटने नहीं टेक देता। तो एक वेलॉर मतलब कि एग्रेशन और वेलॉर, साथ में एक डेडिकेशन और हार्ड वर्क। तो किसी व्यक्ति के चार्ट में यदि मंगल और शनि इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो एक हाउस को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 5th हाउस को यदि वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, या लगन पे उनका अच्छी दृष्टि जाके और उसको इफेक्ट अच्छा दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके ऊपर एक तरह से आप ये लगाइए ईश्वरीय कृपा वाली ही बात है। जैसे हम लास्ट एक पॉइंट में बता रहे थे गुरु कृपा, तो ये ईश्वरीय कृपा ही है जब दो क्रूर प्लैनेट्स किसी एक व्यक्ति को इस चीज की तरफ बढ़ाए। फिर वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी फील्ड हो, ऐसा व्यक्ति अपने हार्ड वर्क से जरूर एक्सेल कर जाएगा। ग्रह की बात करते हैं तो जैसे जो अकेडमिशियंस होते हैं, तो जो बहुत सक्सेसफुल अकेडमिशियंस होते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनमें ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है? क्या कई जगह जैसे मैंने सुना है कि केतु ग्रह रिसर्च का, गुरु ग्रह पढ़ाई का, तो ऐसा मतलब कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उस तरफ आपको लेके जाता है? ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, एकेडमिक्स की आपने बात की, तो एकेडमिक्स में अलग अलग ग्रह का अलग अलग रोल है। अब आप एक बात ये देखिए, अगर हम कहते हैं कि नॉलेज नॉलेज सिर्फ, तो वो आप ये लगाइए कि गुरु ग्रह के अंडर आ गया। अगर हम ये कहते हैं कि एक स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज, तो वो शुक्र के अंडर आ गया। अगर हम ये कहते हैं एनालिटिकल नॉलेज, तो वो बुध के अंडर आ गया। तो हर एक फील्ड के लिए एक डिफरेंट नॉलेज की जरूरत है। यदि आप एक बात ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आजकल, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग एंगल में ले जाता हूँ, मैं बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन जी। अपने लिए ही बना लेता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो एकेडमिक्स से आजकल जो सबसे नंबर 1 प्रोफेशन है मेरे हिसाब से, वो है पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस का। क्योंकि उसके अंदर बंदे को बात भी करनी आनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति से अपना काम भी निकलवाना आना चाहिए, एक पब्लिक रिलेशन भी होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, व्यक्ति को बहुत से ग्रहों का काम भी आना चाहिए। अब आप एक बात ये लगाइए कि पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने हैं तो सूर्य मजबूत होना चाहिए, सामने वाले को मैनिपुलेट करना आना चाहिए तो राहु मजबूत होना चाहिए, वाणी की कृपा हो तो ऐसे व्यक्ति का बुद्ध भी बहुत अच्छा चाहिए, एक्टिंग अच्छी हो तो चंद्रमा और शुक्र। क्योंकि मेरे को लगता है शायद पॉलिटिशियंस आज की डेट में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और
कुछ एक्टर्स भी पॉलिटिशियंस है, कुछ पॉलिटिशियंस भी एक्टर्स है, तो वो चीज है। तो एक पॉलिटिशियन के अंदर शायद सर्वगुण संपन्न वाली चीज है, उसके अंदर सभी 9 ग्रहों का, जहाँ पे उसको आध्यात्मिक बात करनी है वो आध्यात्मिक गुरु वाली भी बात करता है, जहाँ पे उनको बल का प्रयोग करना है वहां पे वो अपना मंगल को भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब पुलिस फोर्स। तो हर एक चीज या हर एक जो स्पेयर है उसके लिए, या एकेडमिक्स में हर एक जो चीज है वो एक अलग चीज से जुड़ी हुई है। तो इसको मैं इसी तरह करूंगा कि सबसे पहले अपनी जन्म पत्री को समझिए, उसके अंदर कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हमें 9 के 9 ग्रह मजबूत चाहिए, हमारे 8 ग्रह बैलेंस्ड हो और एक ग्रह एक्सेप्शनली गुड हो, तो हमारी जिंदगी मजे में कट सकती है। अगर किसी व्यक्ति का आप ये लगाइए केतु ग्रह, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, अगर आप ये लगाइए उसके बाकी 8 ग्रह बैलेंस्ड है और केतु ग्रह मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति ओशो भी बन सकता है। ओ अगर कोई व्यक्ति आप ये देखिए कि उसके सभी ग्रह इम्बैलेंस्ड है, तो शायद वो सब कुछ होते हुए भी ना कहीं पे पहुंच ही नहीं पाएगा। वो आज पढ़ाई की तरफ दौड़ेगा, कल खेल कूद की तरफ दौड़ेगा, शायद परसों क्रिमिनल बनने की तरफ दौड़े। मतलब हमारे को ये है कि जो हमारे ग्रह हैं उनको हमारे को सबको कंट्रोल या नहीं करना है या परफेक्ट नहीं करना है, हमें एक लेना है और उसकी तरफ ध्यान देना है जो हमें सक्सेस की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात ये लगाइए, हमें जो ये 9 ग्रह, ये 9 तिजोरियां हैं। अब आप एक बात ये लगाइए कि आपके सामने एक चाबी है, और या मैं कहता हूं आपके पास 9 चाबियां हैं और 9 तिजोरियां हैं। अब आप एक बात ये बताइए, आप सारों को खोलने के चक्कर में एक को भी नहीं उठा पाएंगे, और आपके पास एक चाबी है, आपने 9 तिजोरियों पे लगाई और आपकी एक तिजोरी खुल गई और उसको आप आराम से लेके बाहर चले गए, तो आपका जीवन व्यापन तो वैसे ही हो गया, आपकी लाइफ तो वैसे ही कंफर्टेबल हो गई। अब आप 9 के 9 तिजोरियों को उठाने की सोचेंगे तो सिर्फ कमर दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। सो फाइनली आज का हम पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। आज सर के साथ हमने काफी टॉपिक्स पे बातें करी हैं, एस्ट्रो वास्तु के बहुत डिटेल में हमने जाना है, और आपको अगर सर से कुछ कनेक्ट करना है, कुछ और डाउट्स पूछने हैं, तो सर की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप पूछ सकते हैं। और कैसा आपको पॉडकास्ट लगा, या कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। और आज का जो हमारा समापन है वो सर करेंगे पॉडकास्ट का। सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके नए चैनल के लिए। और इसमें सिर्फ मैं कृष्ण जी की एक लाइन बोलना चाहूँगा कि कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर। तो पारुल जी, आप इसी तरह मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए, ऊपर वाला बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी।